बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। सब डोमेन नंबर 3 है जी, चैप्टर नंबर 2 यानी डोमेन नंबर 2 की लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज, जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसी तरह सब डोमेन 1 सब डोमेन 2 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद आता है जी रिव्यू एक्सरसाइज 2। रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर जो पहला क्वेश्चन एमसीक्यू से रिलेटेड है, ये भी हम सॉल्व कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर के अंदर। इसके अंदर सारे जो एमसीक्यूज थे मैंने आपको सोल्यूशन उनका बताया कि कैसे उनको पहले सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आपने निशान लगाना है राइट ऑप्शन के ऊपर। उसके बाद है जी रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, 3 और ये टोटल 12 क्वेश्चन तक जाते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ हैं डोमेन सब डोमेन नंबर 1 से रिलेटेड, यानी जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सीरीज के बारे में, सीक्वेंसेस के बारे में, अरिथमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में, उनके सम के बारे में पढ़ा भी है ऑलरेडी। और अब रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर एक दफ़ा हम उसको रिवाइज भी करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है जनाब फैक्टराइजेशन के बारे में, जो सब डोमेन नंबर 2 थी। फैक्टराइजेशन थी और उसके साथ साथ एक्सपेंशन थी। ठीक है, यानी आप स्क्वायर का फार्मूला ओपन करते, क्यूब का ओपन करते, फिर उसी तरीके से आप जो फैक्टराइज करके उसको क्लोज भी करना सीखा था हमने, फैक्टर्स बनाने थे। कुछ उससे रिलेटेड हैं क्वेश्चंस। फिर उसके बाद सब डोमेन नंबर 3 आ जाएगी, जिसको लास्ट टाइम हमने सॉल्व किया है अपने लीनियर इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज के तौर पे। उसकी काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज थी। तो बेसिकली 3 सब डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए। अब टोटल 12 क्वेश्चन हैं, तो मैं इसके 2 हिस्से करूँगा, यानी कुछ क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे इस लेक्चर के अंदर और कुछ हिस्से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बिकॉज अगर सारा इकट्ठा करेंगे तो वो लेक्चर लेंथी हो जाएगा, और अगर छोड़ते हैं तो ये भी मुनासिब नहीं है। मैं आपको वन बाय वन सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ और देखते हैं कि कैसे इनका सोल्यूशन फाइंड आउट किया जा सकता है। सबसे पहला लिखा हुआ है फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स, यानी ये एक आपको सीक्वेंस देगी, दरमियान में कॉमे लगे हुए हैं। आपने सबसे पहले चेक करना है क्या ये एक एवं कोई सीक्वेंस है या अरिथमेटिक सीक्वेंस है, या वो जो दूसरी सीक्वेंस होती है ज्योमेट्रिक, वो है कौन सी किस्म है। तो उसके लिए आप देख लें, सबसे पहला जो एलिमेंट है ये है 12। 12 से बन गया 14, यानी इसमें 2 जमा कर दिए। 14 से बन गया 17, यानी इसमें 3 जमा किए। और 17 से बन गया आगे 21, यानी 4 जमा किए। अब देखें इनमें ये जो डिफरेंस आ रहा है ये एक जैसा नहीं है। अगर तो डिफरेंस एक जैसा हो तो फिर हम कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अब ये अरिथमेटिक एक जैसा नहीं है, तो ये दिस इज जस्ट सीक्वेंस, नॉट अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब हमने इसकी नेक्स्ट जो टर्म बतानी है। अब ये पैटर्न चलता जा रहा है और ये ज़बानी नौइयत का ही क्वेश्चन है कि पहली टर्म के अंदर 2 जमा किया, दूसरी टर्म के अंदर 3, तीसरी के अंदर 4, अगली के अंदर आप 5 जमा कर दें, फिर उससे अगली के अंदर 6 जमा कर दें, तो ये पैटर्न बरकरार रहेगा और आपका आंसर भी मालूम हो जाएगा। तो 21 में जब 5 आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 26, और 26 में जब आप 6 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 32। ये मैंने आपको रफली बता दिया। अब नीट आपने सॉल्व कैसे करना है। आप कहेंगे कि जनाब ये जो सीक्वेंस है इसमें पहली टर्म 12 है, दूसरी टर्म 14 है एंड 17 है, फिर 21 है, फिर उसके बाद ये जो आंसर है 26 एंड 32। ये वाली 2 टर्म्स इसके अंदर मौजूद हैं। पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। देन है जी पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 के अंदर अगर हम देखें तो 1 से बन गया है ये 3, यानी इसमें 2 डिफरेंस है। 3 से 9 बन गया है तो ये 6 डिफरेंस है। अब ये कोई पैटर्न समझ नहीं आ रहा। अब अगर आपको यहाँ पे ये देखें ना, यहाँ तो चलो हमें एक सीक्वेंस मिल रही थी कि 2 में एक 3 आ गया, 3 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 5 आ गया, ऐसे जो तरतीब होती है काउंटिंग की। लेकिन यहाँ पे तरतीब नहीं है, 2 में 4 जमा करें 6 बना है, या पता नहीं क्या, वट हमें नहीं पता चल रहा। अगर ऐसा कोई केस आ जाए तो फिर आपने इनके जो टेबल्स होते हैं ना, पावर्स या पहाड़े, उनको भी आपने चेक करना है। ठीक है, तो इस 1 को हम लिख सकते हैं, सॉरी 3 रेज टू पावर 0, और इस 3 को लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 1, इस 9 को लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2। तो अब देख लें ये एक ऐसा पैटर्न हमें मिल रहा है जो 1 के ऊपर भी लागू हो रहा है, 3 के ऊपर भी लागू हो रहा है, 9 के ऊपर भी लागू हो रहा है। और अगर इसी पैटर्न को आप बरकरार रखें, यानी 3 की पावर 0, फिर 3 की पावर 1, फिर 3 की पावर 2, फिर 3 की पावर 3, और फिर 3 की पावर 4, फिर 3 की पावर 5, फिर 3 की पावर 6, तो ये एक आपको सीक्वेंस मिल गई है जो कि रिक्वायर सीक्वेंस थी। अब इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये सॉल्व करने के बाद 3 रेज टू पावर 0, ये तो 1 बन जाएगी जो ऑलरेडी इधर है।
किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए तो हमेशा 1 होता है। 3 raised to power 1, this is already 3, 3 raised to power 2, this is 9, बट इसको हम सॉल्व करेंगे 3 raised to power 3, this is 27, और फिर 3 raised to power 4, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21, और फिर 3 2 6 81 आ गया। ठीक है, इसी तरह से इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 3 1 3 आ जाएगा, 8 3 24 आ जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये 3 3 9 आ जाएगा, और फिर 4 3 12, 2 लगे एक हासिल, 3 2 6 और एक हासिल 7 2 9। तो ये एक सीक्वेंस है जो कंटिन्यू है इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स तक। तो आपने जस्ट 2 बतानी थी, मैंने वैसे भी 4 निकाल दी हैं। तो पैटर्न इसका यही है बताने का मकसद। उसके बाद जनाब क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स। पहली 4 टर्म्स मालूम करनी है। सो सिंपल, आपने इस n की जो वैल्यूज़ है इनको अल्टर करते जाना है 1 बाई 1। पहले आप n की जगह पे 1 पुट कर लें तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? ये आ जाएगा a1 दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 2 इंटू 1, और ये बन जाएगा 8 2 1 2, ये बन गया 10। ठीक हो गया। एंड व्हेन वी पुट n इक्वल टू 2, so here n means 2, 8 plus 2 into 2, तो ये आ जाएगा 8 plus 4 and this is 12। सिमिलरली नेक्स्ट n की जगह पे 3 पुट कर दे। अब मैं जस्ट इसका आंसर लिख देता हूँ विदाउट सॉल्विंग, यानी ये बन जाएगा 3 दरब 2 6 जमा 8 14। फिर उसके बाद फोर्थ टर्म मालूम करनी है तो n की 4 रिप्लेस कर दें, n इक्वल टू 4 आ गया तो ये आ जाएगा 4 2 8 जमा 8 16। तो जो आपके पास सीक्वेंस आगे रिजल्टेंट के तौर पे वो है 10 12 14 एंड 16। ये वो टर्म्स हैं जो आपको कही गई थी फाइंड आउट करें। सिमिलरली ये जो पार्ट है इसको अगर आप सॉल्व करें तो इसकी 4 टर्म्स मालूम करनी है। सबसे पहले आप n की जगह पे 1 पुट कर लें तो ये आपको आंसर दे देगा a1 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 1 माइनस 1 0, तो ये बन जाएगा 6 इंटू 1 एंड 6। फिर उसके बाद n की जगह पे 2 पुट कर दें ऐसे। ठीक, तो ये बन जाएगा a2 6 इंटू 3 रेज टू पावर, यहाँ पे 2 आएगा, 2 माइनस 1 दिस इज 1, फिर 6 ज़रब 3 18। फिर उसके बाद अगर n की जगह पे हम 3 पुट कर दें तो ये आ जाएगा a थर्ड टर्म इक्वल टू 6 इंटू 3 रेज टू पावर 3 माइनस 1 दिस इज 2। तो 3 की पावर 2 9 होता है, 9 5 45 और 9 6 54। ठीक है, 9 6 आर 54 and after that n is 4, so we can put a4 is equal to 6 3 raised to power, यहाँ पे आएगा 4 minus 1 and this is 3, 3 raised to power 3 होता है जनाब 27। 27 को 6 से मल्टीप्लाई करें। अच्छा याद रखिएगा अलजेब्रा के अंदर ये जो डॉट लगा हुआ है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये डेसिमल नहीं है। सो इसको मल्टीप्लाई करें 7 6 42, 12 और 4 16, 162 इज आंसर। सो इसको सीक्वेंस की फॉर्म में लिखते हैं 6 18 54 एंड 162 एंड अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जी, लिखा हुआ है फाइंड ए फिफ्थ यानी 15th टर्म मालूम करें बाय पोजीशन टू टर्म रोज अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये पहली टर्म आ गई है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी टर्म आ गई है, और यहाँ पे जाके कहीं पे 15वीं टर्म है वो हमने मालूम करनी है। ठीक हो गया। अब बेहतर यही है कि हम इसका फार्मूला यूज़ कर लें। nth टर्म का फार्मूला जनरल जो है वो होता है पहली टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, डी क्या है? डिफरेंस है। अब एक में 3 जमा किया तो 4 बन गया, 4 में 3 जमा किया 7 बन गया, 7 में 3 जमा किया 10 बन गया। तो ये डिफरेंस सेम आ रहा है दरमियान में। जब डिफरेंस सेम आता है तो ऐसी सीक्वेंस को अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। हमें चाहिए 15वें नंबर वाली टर्म, तो हम क्या करेंगे जनाब, वी नो दैट फर्स्ट टर्म इज 1 and the difference is 3 and we have to find 15th term. So we can use the formula a(n) is equal to a1 plus n minus 1 into d,
and if we put n equal to 15, and this formula will be changed into a15 equal to first term, which is 1 plus n minus 1, and the value of n is 15. So 15 minus 1 into d means difference, and difference is 3 in this case, so we can put here 1 plus 15 minus 1 is 14 into 3. So 1 plus 4 into 3, 12, 3 ones 3, and 1 uh, 4, 43. So 15th term is 43. And next क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा हुआ है शाहिद अर्न ₹240 इन द फर्स्ट डे। इस तरह का क्वेश्चन जब हम एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 सॉल्व कर रहे थे तो उनके अंदर भी था जो कि सीक्वेंसेस के वर्ड प्रॉब्लम्स थे, वहाँ भी सॉल्व करना सीखा हमने। फर्स्ट डे 240 रुपये कमाता है और सेकंड डे 340 रुपये कमा रहा है, एंड 450 ऑन थर्ड डे, सॉरी 440 है। हाउ मच डिड ही अर्न इन द 9th डे। अब देखेंगे ये पैटर्न चलता जाएगा, यहाँ पे कहीं आएगा 9th डे, तो इसको 9th टर्म भी हम कह सकते हैं। सो ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही बन गया। इस वक्त देखें, अगर आप 240 है, 340 है, तो इनके दरमियान में 100 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, ये डिफरेंस चलता जाएगा। तो जो गिवन डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट टर्म है वो हम लिख लेते हैं जनाब 240 है, उसके बाद जो डिफरेंस है वो है जनाब 100 का, और हमें जो रिक्वायर है वो है 9th टर्म। So we can again use a n equal to a1 plus n minus 1 into d. So अगर n को हम रिप्लेस कर दें 9 के साथ तो ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म 240 प्लस n माइनस 1, n 9 है, 9 में से एक निकलेगा 8 आ जाएगा, 8 इंटू डी 100 है इस केस के में, तो ये आ जाएगा 240 plus 8 into 100, this is 800, and if we add this is 1040. so जो 9th डे होगा उस दिन कितना वो कमाएगा, वो कमाएगा 1040 रुपया। उसके बाद जनाब सब डोमेन नंबर 2 आ गई है। सब डोमेन नंबर 2 के अंदर था फैक्टराइज द फॉलोइंग एंड एक्सपेंशन। तो इसको फैक्टराइज करने के तरीके वहाँ पे सीखे थे। अगर मैं आपको बता सकूं कि सबसे पहला जो स्टेप होता था उसको हमने स्टेप नंबर 1 का नाम दिया था, और उसमें ये था कि आपने सबसे पहले कॉमन चेक करना है, क्या सारी रकमों के अंदर से कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो पहले सबसे, अगर मैं ए पार्ट का सोल्यूशन मालूम करना चाहूँ यहाँ पे, तो देखिए इसमें है जनाब 3x y प्लस 6x स्क्वेयर y स्क्वेयर प्लस 9x एंड z, ये रकमें। अब इसमें से अगर हम देखें जनाब के कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन इसमें 3 है, इधर 3 का मल्टीपल है, इधर भी 3 का मल्टीपल है, सो 3 कॉमन आ गया। फिर वेरिएबल इधर x है, इधर भी x है, इधर भी x है, सबसे छोटी पावर x की कॉमन आ गई। y इधर है बट इधर नहीं है। सो कॉमन लेने के बाद देख लें क्या बच गया, 3 चला गया, x चला गया, बाकी एक y रह गया। इस 6 के अंदर से 3 चला गया, बाकी 2 रह गया, 3 2 6। ये x 2 थे पावर में, एक x बाहर चला गया, एक x अंदर रह गया, y 2 थे, बाहर तो गया ही नहीं है, सो y स्क्वायर ही इधर रह जाएगा। उसके बाद जनाब ये 9 था, 3 बाहर चला गया और इधर रह गया 3, x बाहर चला गया तो इधर z रह गया। सो अगर देखा जाए तो यहाँ तक इसकी फैक्टराइजेशन जो है कॉमन वाला स्टेप वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इसका देखें स्टेप बाय स्टेप, क्या इसके अंदर से कुछ और यानी कॉमन आ रहा है या नहीं, तो कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा। फिर हम चलते थे स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 क्या होता था कि आपने पेयरिंग करनी होती थी, जोड़े बनाने होते थे। फिर स्टेप नंबर 3 में फार्मूले चेक करने होते थे, ठीक। तो आप ये फैक्टराइजेशन का जितना प्रोसेस है, एक्सरसाइजेज हैं 2.3 4 5 आई थिंक, नहीं 2.7 6 7 8 9, 3 4 एक्सरसाइजेज थी फैक्टराइजेशन से रिलेटेड। तो वहाँ पे मैंने ये स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन एक एक टाइप समझाई हुई है। तो अगर आपने पहले वो अटेंड नहीं किया तो जाइए वहाँ पे जाके देखिए, बहुत ही ईजी है।
सेकंड नंबर पे आप करते थे पेयरिंग, ठीक है, पेयरिंग बनाते थे, पेयरिंग के बाद आप फार्मूला चेक करते थे थर्ड नंबर पे, फिर आप क्या चेक करते थे, अगेन फार्मूला ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये स्टेप नंबर 4 था। और फिर आप क्या करते थे स्टेप नंबर 5 के अंदर जाके, जो इसकी पांचवी एक्सरसाइज बनती थी आई थिंक फैक्टराइजेशन की, उसमें ए स्क्र प्लस बी, अच्छा ये होल स्क्वायर था सॉरी, माइनस बी स्क्वायर, ये मिक्स हो जाते थे ना फार्मूला नंबर 3 और फार्मूला नंबर 4, तो ये उसका स्टेप 5 बनता था, टाइप 5। तो ये पहला तो क्वेश्चन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मज़ीद इसके अंदर ना ही तो पेयरिंग हो रही है, ना ही इसके अंदर कोई और फैक्टराइजेशन का स्टेप होता है। सो दिस इज़ आंसर। बट अगर हम बात करें इधर पार्ट नंबर बी की, तो पार्ट नंबर बी में क्योंकि इधर y है, इधर y है, इधर y नहीं है, इधर दो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, इधर नहीं है, लिहाजा इसके अंदर जो स्टेप नंबर 1 है वो तो नहीं आएगा, कॉमन तो नहीं आ रहा। फिर अगर पेयरिंग बनाने की ट्राई करें हम, तो पेयरिंग तो 4 रकमों की बनती है, जिसमें 4 होती हैं, दो दो पेयर बना लेती हैं, बट इसमें तो 3 है, लिहाजा स्टेप नंबर 2 भी फेल हो गया। स्टेप नंबर 3 में आते हैं, फार्मूला चेक करते हैं। जी बिल्कुल, ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, किस चीज़ का कंप्लीट हो रहा है, ये अभी मैं आपको थोड़ी सी इसकी शेप चेंज करके बताता हूँ, तो आपको याद आ जाएगा कि ये वाकई ही फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। एक दफ़ा मैं आपकी आसानी के लिए क्वेश्चन को यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ, फिर उसके बाद मैं ये जो y पावर 2 है 4 है, इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर, और फिर ये जो 36 है इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि दिस इज 6 स्क्वेयर, तो आप देखेंगे कि स्केयर वाली रकम एक स्टार्ट में आ गई, एक लास्ट में आ गई, दरमियान में -2 मैं खुद से लगा देता हूँ, फिर फर्स्ट वैल्यू लिखता हूँ वाई स्क्वेयर, और फिर उसके साथ लिखता हूँ ये सेकंड वैल्यू। इसको चेक करें क्या दरमियान वाले की वजह से दरमियान वाली नहीं बन रही, 6 2 12, ये 12 आ गया, और फिर वाई स्क्वेयर ये बन रही है। अगर ऐसा हो जाया करता है तो फिर हम कहते हैं कि ये होल स्क्वेयर है, किसका, पहली रकम का और दूसरी रकम का, यानी ये जो स्क्वायर के नीचे रकम होती है ये दूसरी है, ये जो स्क्वायर के नीचे ये पहली है। तो अगर ऐसा हो रहा हो तो फिर हम कह देते हैं कि ये फर्स्ट और सेकंड रकम का होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर को यूँ लिखा जाता है जैसे मैं आपके सामने लिख चुका हूँ। तो ये दो दफ़ा ऊपर पावर आ रही है, तो इसका मतलब कि ये दो दफ़ा ज़रब हो रहा है। सो इसकी ये फैक्टराइजेशन जनाब कंप्लीट हो गई है। वाई स्क्वेयर -6 सॉरी, ये होल स्क्वायर के अंदर ना माइनस आता है, बिकॉज ये 2 के साथ माइनस है, मेरी ये गलती है, आई अपोलोजाइज। सो नेक्स्ट पार्ट नंबर जनाब सी है। पार्ट नंबर सी के लिए मैं कलर चेंज करता हूँ। इसमें लिखा हुआ है 8 एक्स रेज टू पावर 8 माइनस वाई रेज टू पावर 8। स्टेप नंबर 1 फेल, 2 फेल, 3 फेल, स्टेप नंबर 4 इस पे अप्लाई हो रहा है, टाइप नंबर 4, ठीक है। टाइप नंबर 4 में अगर देखें तो लिखा हुआ है एक्स रेज टू पावर 8, तो अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं इसको यूँ ना लिख लूँ ऐसे, फिर वाई स्केयर की पावर सॉरी वाई 4 की पावर स्केयर ऐसे, जब पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो ये 8 बन जाएगा, ये भी 8 बन जाएगा। तो यही सिचुएशन को हमने नई फॉर्म दे दी है। बिल्कुल आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। ये बन गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो जब इस पे फार्मूला अप्लाई होगा तो वो फार्मूला क्या है, वो है जी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक हो गया। अब ये एक दरमियान में प्लस आ गया ना, ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, बट जिसके दरमियान में माइनस है इसको अगेन, अगर ऐसे मैं आपको बता दूं कि आप x की पावर 4 को यूँ लिख दें, x की पावर 2 की पावर 2, और y की पावर 2 है इसको भी यूँ लिख दें, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई मुज़ायका नहीं होगा। x पावर 4 है प्लस y रेज टू पावर 4 है, सो वी कैन पुट अगेन फार्मूला a square minus b square. So according to that formula, this is a square मतलब a minus b into a plus b। समझ आ रही है ना, क्योंकि ये सारी अंदर वाली रकम ए कहलाएगी, ये सारी अंदर वाली रकम बी कहलाएगी। पावर को आप कंसीडर ना करें, ठीक है ना, ये ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि पावर तो स्केयर ऊपर आ रहा है वगैरह वगैरह, तो ऐसा नहीं है। इस जैसा एक क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब देखेंगे फिर इस पे फार्मूला लग रहा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो इस पे फार्मूला लगा देते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अच्छा, ये कुछ रिवीजन भी है, इसलिए भी मैं थोड़ा स्पीड के साथ शायद आपको लगे
कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, और दूसरा ये है कि लेक्चर भी काफ़ी लेंथी हो रहा है, इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। बहरहाल हम हर टाइप को, हर सब डोमेन को, हर टॉपिक को टच करते जा रहे हैं, और हमारा जनाब क्वेश्चन जो है अपनी मंजिल की तरफ चलते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अगर आप देखें तो दो पोलिनोमियल है, एक ये पोलिनोमियल है, एक ये पोलिनोमियल, दोनों के दरमियान में सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है। बहुत ही इजी है। हमें जो हुक्म दिया जाएगा हमने जस्ट वैसे ही इसको परफॉर्म करते जाना है। 6x⁻³ है, प्लस एक्स स्क्वेयर है, -26 है। अब ये जो माइनस है ये अंदर वाली तमाम रकमों के निशानों को चेंज कर देगी। ये -9 बन जाएगा, ये -3x² बन जाएगा, ये +5x⁻³ बन जाएगा। ठीक हो गया। और जब हम इस चीज़ को एडअप करेंगे, ये 6x³ ये 5x³ दोनों x³ ऐड होके ये बन गया 11x³। फिर उसके बाद जनाब ये x² है, ये x² है, तो ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद -2x² रह जाएगा। फिर ये -26 है, -9 है, जब इनको ऐड करेंगे तो दिस इज -35। सो आंसर बहुत ही सिंपल था। उसके बाद जनाब पार्ट नंबर बी है। पार्ट नंबर बी को जब सॉल्व करेंगे आप, तो इसमें पहले निशान देख लीजिए, ब्रैकेट्स के दरमियान में कौन सा है, कुछ भी नहीं है, इट्स मीन ये मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई का तरीका ये है कि पहली रकम ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट इनटू सेकंड होल ब्रैकेट प्लस सेकंड इनटू सेकंड। तो ये जनाब वो तरीकाकार है जिसके ज़रिए हम दो ब्रैकेट्स को ज़रब देते हैं, यानी पहली ब्रैकेट के दो हिस्से कर लेने हैं, उसमें से पहला हिस्सा दूसरी ब्रैकेट के साथ एक दफ़ा डिस्ट्रीब्यूट करवाना है, फिर ये दूसरा वाला हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो जब ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो पहले y² के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 5 से मल्टीप्लाई होगा। निशान पहले निशान से मल्टीप्लाई होगा, तो -y⁴ कैसे, ये प्लस माइनस के साथ माइनस आ गया, और फिर ये y सेम वेरिएबल थे, एक दफ़ा लिखा गया, और पावर जेड होके 4 बन गई। फिर ये आ जाएगा +5 और साथ में वेरिएबल y² डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर ये माइनस इनटू माइनस, तो ये बन जाएगा +5y², और फिर ये वाला जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -5 5 25। सो मज़ीद इसको एक स्टेप हम बढ़ाते हैं, ये बन जाएगा y⁴ +5 एंड ये बन गया +10y² -25। पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में देख लीजिए। अच्छा ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसको अरेंज करना हो अगर आपने तो मज़ीद इसको अरेंज कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत है कोई नहीं। पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में जनाब x³ और इसको डिवाइड करना है। डिवीजन तो डायरेक्ट डिवीजन साइन के अंदर लिख लेते हैं इसको x3, फिर x है, फिर -2 है, और अगर इसको मैं ऐसे लिखूं इस तरह से, तो ये x -1 बाहर आ जाएगा। अब शायद आपने ये तरीका मुझसे सीखा हुआ है कि पहले को देख के आपने पहला बनाना है। इधर पावर 1 है, हमें पावर 3 चाहिए, दो पावर्स की कमी है, तो हम इधर x की पावर 2 लिख लेंगे। ये वाला 2 और ये वाला 1 ऐड होके x की पावर 3 बन गया। फिर इसने इससे भी मल्टीप्लाई होना है, तो ये -x² आ जाएगा। अब x² वाली रकम नहीं है तो थोड़ी सी फासले पे लिख देते हैं भैया। देन ये स्टेप होता है माइनस करने वाला। ये प्लस की रकम ये माइनस की कैंसिल होगी। ये ज़्यादा पावर वाली है, इसको पहले लिख लेते हैं +x², फिर आ जाएगा +x और फिर -2। अब यहाँ पे x 2 चाहिए जबकि हमारे पास 1 है, तो एक x खुद से लगा देते हैं। ये x जब इस x से ज़रब होगा तो पावर इनकी ऐड होके x² बना देंगी, और फिर ये +x है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये -x आ जाएगा। सॉरी, ओके। साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करने के बाद ये कैंसिल हो गया और ये ऐड होके 2x -2 बन गया। अब हमें चाहिए x की पावर 1 जो कि पहले ही मौजूद है, और साथ में 2 चाहिए मल्टीप्लाई होता हुआ।
तो ये 2 इधर लिख देते हैं, 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2x, फिर यही 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 बन जाएगा, और ये प्लस माइनस और ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0। सो आंसर अगर हम लिखें तो पहले सारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखा जाती है, डिवीजन के अंदर x³ + x - 2, और दरमियान में आप लिखेंगे डिवाइडेड बाई x - 1 एंड दिस इज इक्वल टू कोशेंट। कोशेंट क्या आया है इसके अंदर, x² + x + 2। अच्छा, एक बात और याद रखिए, ये जो डिवाइड करने वाला होता है बाहर से, इसको कहते हैं डिवाइजर, ठीक है, और ये जो अंदर डिवाइड हो रहा होता है इसको कहते हैं डिवाइडेंट, डिवाइडेंट, ठीक है। और ये जो ऊपर आंसर आता है इसको बोलते हैं कोशेंट, कोशेंट, और ये जो बाकी बचता है नीचे इसको बोलते हैं रिमाइंडर, बाकी वैल्यू होती है ना रिमेनिंग, तो ये रिमाइंडर है जनाब। तो 4 चीज़ें होती हैं डिवीजन के अंदर, डिवीजन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। सो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है इसका मतलब ये होता है कि वो फैक्टर भी है, ये जो ऊपर क्वोशंट आया है ये अंदर वाली रकम का एक फैक्टर भी है। सो हम उस डीप में नहीं जाते, बस जस्ट आपने ये देखा कि हमने आज जो फैक्टराइजेशंस थी और जो एक्सपेंशन थी वहाँ तक कंप्लीट किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि एक्सपोनेंट के रूल के बारे में, और फिर लीनियर इक्वेशन स्टार्ट हो जाएंगी। ये हम क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड जो है 12 तक वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे। आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अपने इन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देखिए, किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में मुझसे कांटेक्ट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।